दोस्तों, तो फिर से शुरू करते हैं हमारा अगला वीडियो जो है, जो पॉलिटी का वीडियो है, जिस बीपीएससी के क्वेश्चंस जिसमें सॉल्व कराए गए हैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और अच्छे से एक्सप्लेन करके। साथ-साथ यूपीएससी, टीआरई, सीडीपीओ बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट कराती है, सबका क्वेश्चन इसमें है और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराया गया है। ये तर्कश सीरीज़ का रोहित प्रियदर्शी की बुक है, उसी का आंसर क्वेश्चन आंसर मैं उससे करा रही हूँ और सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज़ हैं। तो अभी ये आपका जो तुरंत बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम आएगा, उसमें ये आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके पहले भी मैं 4-5 वीडियो पॉलिटी का बना चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने 14 नंबर क्वेश्चन तक किया था। अब आज का जो है यहाँ से शुरू है कि भारत में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति केवल क्या है? तो इसका आंसर है समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी और ज़्यादा सटीक उत्तर जो है वो प्रशासनिक अधिकार प्राधिकारी। असल में है क्या ना कि बीपीएससी ने इसका आंसर जो दिया है वो सी दिया है, समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकारी। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इसका ज़्यादा सटीक होगा प्रशासनिक। देखते हैं व्याख्या क्या दिया हुआ है, इसको चलिए हम लोग देखते हैं। पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। इसे पंचायतों की पंचायत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, पंचायत समिति को क्या जाना जाता है, क्या बोला जाता है? तो पंचायतों के पंचायत के रूप में। पंचायत समिति भारत में तहसील या तालुका स्तर पर एक स्थानीय सरकारी निकाय है। यह तहसील या तालुका के गांवों के लिए काम करता है, जिन्हें एक साथ विकास खंड कहा जाता है। तो आदर्श रूप से उत्तर विकल्प डी होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसको सी दिया है इसका उत्तर। अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था क्या? तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा 1, 2 और 4। ठीक है, तो निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था और उसके बाद क्या है, पूर्ण व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण था और प्रशासनिक शक्तियों का भी था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो देखिए क्या है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली के प्रावधानों को संवैधानिक बना दिया। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा। इस भाग का शीर्षक क्या था? पंचायत है और इसमें आर्टिकल 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी जोड़ी, भाग 9 जोड़ा और 11वीं अनुसूची जोड़ी। इस अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय पूछ सकता है कि इस शेड्यूल में पंचायत से रिलेटेड कितने विषय शामिल किए गए? तो 29 विषय है और यह आर्टिकल क्या है? 243 जी से संबंधित है। अब देखिए कैसे विकेंद्रीकरण प्रदान किया गया था। सबसे पहले क्या था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया आ सकती हैं। पंचायतें कानून द्वारा पंचायतों के विभिन्न स्तरों को सौंपे गए विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करती हैं, जिनमें 11वीं अनुसूची क्या है, 11th शेड्यूल में ये दिया हुआ है, आर्टिकल 243 जी में दर्शाए गए विषय भी शामिल हैं। इससे निर्णय लेने का विकेंद्रीकरण संभव हो जाता है। दूसरा क्या है, प्रशासनिक शक्तियां। राज्यपाल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर उपायुक्त के पद के एक अधिकारी की नियुक्ति करता है। इससे प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण संभव हो जाता है। और तीसरा क्या है, वित्तीय शक्तियां। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 243 के आई में उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए की जाती है, जिनके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित किए जाएंगे। इससे वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण संभव हो जाता है। उसके बाद क्या है देखिए, समग्र रूप से प्रणाली। इस अधिनियम ने स्थानीय स्तर की सरकार के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के बाद कार्यपालिका की तीसरी परत बनाई। इससे समग्र रूप से प्रणाली का विकेंद्रीकरण संभव हो जाता है। यह अधिनियम न्यायिक विकेंद्रीकरण के बारे में कुछ नहीं कहता है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर हैं, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के रूप में विभाजित किया गया है। अब क्या है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये है 21 वर्ष। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज प्रणाली के प्रावधानों को संवैधानिक बना दिया।
तिहत्तरवें संविधान संशोधन से ही पंचायती राज प्रणाली जो है उसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। और अधिनियम के अनिवार्य प्रावधान क्या क्या है, निम्नलिखित है, देखिए क्या है। गांव या गांवों के समूह में ग्राम सभा का संगठन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों की स्थापना, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों में सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तीनों स्तरों पर सीटों, सदस्य और अध्यक्ष दोनों का आरक्षण, पंचायतों में तीनों स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटों, सदस्य और अध्यक्ष दोनों का 1/3 सीटों का आरक्षण, सभी स्तरों पर पंचायतों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करना और किसी भी पंचायत के विघटित होने की स्थिति में 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव कराना। उसके बाद क्या है, पंचायतों के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल के बाद राज्य एक एक राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो ये इतनी सारी चीजें थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो पंचायती राज प्रणाली के प्रावधानों को संवैधानिक बनाया गया और उसमें ये सारे प्रावधान किए गए। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण मिला, तो ये 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन की व्यवस्था का निर्धारित शासन की व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है, तो देखिए त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यह है ए, वही है कि इसका आंसर देखिए, ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था में इसी को माना गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और यह अनुशंसा करना है कि राज्य के कर राजस्व को स्थानीय निकायों के साथ किस प्रकार साझा किया जाए। ठीक है, और इसका विस्तृत व्याख्या जो है क्वेश्चन नंबर 16 में किया गया है। स्थानीय शासन से संबंधित समितियों का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये देखिए 1324। वन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत मेहता समिति 1957 में है। उसके बाद है अशोक मेहता समिति 1977 में है। फिर GVK राव समिति 1985 में है और थुंगन समिति 1988 में। तो वैसे भी देखिए इसके सन ईस्वी के साथ दिया हुआ है, तो वैसे भी दिख रहा है कि 57 में ये है, 77 में है, 85 में और 88 में। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ये स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अशोक मेहता भी है, GVK राव समिति भी और LM सिंह भी, ये सब पंचायती राज से है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन मौलिक कर्तव्यों के संबंध की सिफारिशें देने के लिए किया गया था, जिन्हें बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अन्य 3 समितियों का गठन विशेष रूप से भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए अध्ययन और सिफारिशें प्रदान करने के लिए किया गया था। नगर पालिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या क्या कथन है देखिए, किसी नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए। किसी नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से 3 माह पहले होना चाहिए। किसी नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति से पहले विघटन होने पर गठित न्यायपालिका केवल शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। यदि कोई न्यायपालिका अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका का संगठन 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। तो इसमें क्या है, 1 और 3 सही है। तो पहला क्या है, किसी नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले संपन्न किया जाना चाहिए, ये सही है। और उसके बाद क्या है, किसी नगर पालिका के कार्यकाल की समाप्ति से पहले विघटन होने पर गठित नगर पालिका केवल शेष अवधि के लिए ही कार्य करेगी, तो ये दोनों सही है। अब इसका व्याख्या देखिए क्या है,
कि नगर पालिकाओं की अवधि और चुनावों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के यू द्वारा शासित होते हैं। आर्टिकल 243 यू के 3 बी के अनुसार यदि कोई नगर पालिका भंग हो जाती है तो उसके पुनर्गठन के लिए चुनाव भंग होने की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर संपन्न होना चाहिए। और संविधान के आर्टिकल 243 यू 3 ए में कहा गया है कि नगर पालिका के गठन के लिए चुनाव उसकी 5 वर्षीय अवधि की समाप्ति से पहले संपन्न होना चाहिए। इसमें 3 महीने की समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। यदि कोई नगर पालिका मध्यावधि में भंग हो जाती है तब उस स्थिति में क्या होगा कि नवनिर्वाचित निकाय को नया 5 वर्षीय कार्यकाल नहीं मिलता है। यह केवल उस अवधि के लिए शेष समय के लिए कार्य करता है जिसके लिए भंग नगर पालिका जारी रहती है। ठीक है, मतलब ये क्या है कि अगर 5 साल के पहले कुछ कार्यकाल अगर बीच में ये नगर पालिका मध्य अवधि में ही भंग हो गई, मतलब बीच अवधि में ही वो खत्म हो गई, तो जो अगला इलेक्शन मान लीजिए 3 साल पे खत्म हो गया तो अगला इलेक्शन के बाद 2 ही साल के लिए उसको वो मान्य होगा। ठीक है, वो ये नहीं कि 3 साल के बाद फिर अगले 5 साल के लिए बना, नहीं, वो पहले वो कार्यकाल पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर नया फ्रेश इलेक्शन होता है। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय। देखिए इसमें क्या क्या है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग 280 है। आर्टिकल 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित वित्त आयोग है। आर्टिकल 269 क्या है, संघ द्वारा लगाए और संग्रहित किए जाने वाले लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 268 है, संघ द्वारा लगाए जाने वाले लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। और आर्टिकल 265 है, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित किया जाएगा या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो देखिए एग्जाम पॉइंट्स क्या क्या है कि भारत के 16वें वित्त आयोग के बारे में, कि आयोग क्या है, आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया हैं। अब डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के जगदीश भगवती प्रोफेसर हैं। जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक उन्होंने भारत सरकार के नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री का रैंक होता है के रूप में कार्य किया। इन वर्षों के दौरान उन्होंने भारत के G20 शेरपा के रूप में भी काम किया और तुर्की 2015, चीन 2016 और जर्मनी 2017 की अध्यक्षता के दौरान G20 विज्ञप्तियों पर वार्ता करने वाले भारतीय दल का नेतृत्व किया। प्रोफेसर पनगढ़िया जो है एशियाई विकास बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी हैं और 1978 से 2003 तक कॉलेज पार्क में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के संकाय में थे। इन वर्षों के दौरान उन्होंने विभिन्न भूमिकाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और UNCTAD अंकटाड जिसको बोलते हैं के साथ भी काम किया। इन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में PhD की डिग्री प्राप्त की है। प्रोफेसर पनगढ़िया ने 15 से ज़्यादा किताबों का लेखन किया। उनकी किताब इंडिया द इमर्जिंग जायंट 2008 और यूपी न्यूयॉर्क को द इकोनॉमिस्ट ने 2008 की सबसे बेहतरीन किताबों में शामिल किया था। और CNN के फरीद जकारिया ने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर निर्णायक पुस्तक बताया था। द इकोनॉमिस्ट ने उनकी किताब वाई ग्रोथ मैटर्स, ये जगदीश भगवती के साथ लिखी हुई थी किताब, को नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए घोषणा पत्र बताया। मार्च 2012 में भारत सरकार ने प्रोफेसर पनगढ़िया को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना संविधान के आर्टिकल 280 के तहत की गई है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रकृति की हैं और पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो सी क्या है, केवल 2 और 3 सही है। 2 क्या है, वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल 280 के तहत किया गया था, ये सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकारी प्रवृत्ति की हैं, ये दोनों सही है। अब इसकी व्याख्या देखिए, वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की संरचना के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 281 के अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर
या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर वित्त आयोग के गठन करेगा जिसमें राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है तथा उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। संसद ने आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएं निर्दिष्ट की हैं। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। 4 अन्य सदस्यों का चयन निम्न में से किया जाना चाहिए: उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ठीक है। बाकी जो सदस्य होते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो, और ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों पर सिफारिशें करता है। पहला, केंद्र और राज्यों के बीच साझा किए जाने वाले करों के शुद्ध आगम, नेट प्रोसीड्स ऑफ क्या है, टेंस का वितरण, और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन। भारत की संचित निधि में से केंद्र द्वारा राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत। राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय और सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्दिष्ट कोई अन्य विषय। अब आर्टिकल 281 क्या कहता है? आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाहकार प्रवृत्ति की हैं, इसलिए सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्यों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे। पहला वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहले वित्त आयोग का गठन 22 नवंबर 1951 को राष्ट्रपति आदेश द्वारा किया गया था। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जिसने 1952 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब एग्जाम पॉइंटर्स देखिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के सदस्य कौन कौन हैं? तो ये हैं श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर सौम्या कांति घोष और टी रविशंकर, ठीक है। सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार किए जाने के क्रम में 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 वर्षों की अवधि के लिए होंगी। आयोग जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल 324। भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको ईसीआई भी बोलते हैं, एक संवैधानिक प्राधिकरण है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। सुकुमार सेन जो थे 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक 8 साल के लिए, देखिए 8 साल से ज़्यादा ही हो गया, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में 27 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है। आर्टिकल 324 इस अनुच्छेद में कहा गया है कि चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव आयोग में निहित होना है। आर्टिकल 148 क्या कहता है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसे उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जाएगा जिस रीति से और आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। आर्टिकल 342 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा जनजातियों और जनजातीय समुदायों के भागों या उनमें से समूहों को वे निर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें उन संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। आर्टिकल 325 क्या है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना
या उसके द्वारा किसी विशेष मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम था काका साहब कालेलकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 29 जनवरी 1953 को भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में की गई थी। शुरू में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में एक वैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत की गई। बाद में 2018 में 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में आर्टिकल 338 बी को शामिल करके सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। एग्जाम पॉइंटर्स क्या क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर ने 2022 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। उनकी सेवा की शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सेवा और शर्तें, कार्यकाल नियम 2018 के तहत क्या क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसको एनसीबीसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे जिस दिन से वे ऐसा पद ग्रहण करते हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये है राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। हालांकि उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा नहीं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष की अवधि, 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष तक वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, उनका इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग क्या है 14 में, ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। मतलब भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 में देखिए क्या क्या है? संघ के लिए लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के स्थापना का गठन है। आर्टिकल 315 क्या कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 316 यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल। आर्टिकल 317 कहता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन। आर्टिकल 318 कहता है कि आयोग के सदस्य और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। आर्टिकल 320 कहता है लोक सेवा आयोगों के कार्यों का उल्लेख। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तारित करने की शक्ति। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के व्यय और आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट। अब एग्जाम पॉइंटर्स देखिए क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। तो आर्टिकल्स तो याद करना पड़ेगा, आर्टिकल्स में ऐसा समझने का बात नहीं है, लेकिन हाँ भाग और किस भाग में कितना कितना आर्टिकल है ये छांट के आदमी, और सारा आर्टिकल नहीं पूछता है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखते बार बार रिपीट मोड में देखते रहिएगा तो बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं। अब बाकी हमारा मिसलेनियस पोर्शन विविध। अब इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या आंसर है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए क्या, मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, सामंजस्यपूर्ण जीवन और आर्थिक विकास। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है। भारत में सामुदायिक विकास की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी के माध्यम से की गई थी। इस कार्यक्रम का प्रमुख दीर्घकालिक उद्देश्य समुदाय के ग्रामीण जीवन में समग्र विकास लाना था। ठीक है, तो इसलिए ई होगा एक से अधिक।
स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए कौन कौन आंसर, वीके सुंदरम है, टीवी वेंकटराम अय्यर है, एमसीसी तलवार। तो क्या है? एमसीसी तलवार। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में स्थापित किया गया, जिसके अध्यक्ष एमसीसी तलवार थे। भारतीय विधि आयोग गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। इसे भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है, तथा आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें करता है। मतलब सरकार को क्या करता है? सिफारिशें करता है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी थे, जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया था। मार्च 2024 में न्यायमूर्ति अवस्थी को लोकपाल का न्यायिक सदस्य नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी 27 जून 2025 तक की स्थिति के अनुसार वही है। भारत में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसका देखिए आंसर क्या है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समन्वित करने की आवश्यकता है, ताकि दोनों के लिए चुनाव एक निश्चित समय अवधि के भीतर हो सके। और इन आर्टिकल में से देखिए कोई नहीं है, इसका देखिए वर्णन कहाँ है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले देखिए क्या क्या है। आर्टिकल 83 क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 साल का होगा। आर्टिकल 172 क्या कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 साल तक का होगा। आर्टिकल 356 केंद्र सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अधिकृत करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के साथ साथ संबंधित संसदीय प्रक्रिया में भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अब इसका एग्जाम पॉइंटर्स क्या है कि केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर विचार विमर्श के लिए 2 सितंबर 2023 को एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इस समिति के अन्य सदस्य में अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे एवं संजय कोठारी थे। विशेष आमंत्रित सदस्य अर्जुन राम मेघवाल और समिति के सचिव नितेन चंद्रा थे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। इस समिति ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को सौंप दी है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो यह 2026। 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के परिसीमन 2026 के बाद पहली जनगणना तक स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान सीमा 2001 की जनगणना के आधार पर तैयार की गई थी। लोकसभा राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की गई थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के सताए गए अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। देखिए क्या है व्याख्या कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं तो नागरिकता प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। वह यह विधेयक इन तीन देशों के अल्पसंख्यक समूहों को सताए गए लोगों को नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रयास करता है। ये अल्पसंख्यक समूह वहाँ पे कौन कौन? तो हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। 11 मार्च 2024 को इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद द्वारा पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली 12 दिसंबर 2019। इस अधिनियम के तहत आवेदन करने के तरीके जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों को आगे बढ़ाने और फिर राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उन आवेदनों की वैधता की जांच एवं पूर्ण आश्वस्त होने पर नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 15 मई 2024 को
नई दिल्ली में पहले समूह के 14 लोगों की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत प्रमाण पत्र सौंपे थे। अब क्या है, भारत में रेल बजट को आम बजट में किस वर्ष मिला दिया गया? तो 2017 में मिलाया गया। भारत में 2017 में रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार रेल और आम बजट एक साथ अरुण जेटली ने 1 फरवरी 2017 को पेश किया। केंद्र सरकार ने बजट वर्ष 2017-18 से दोनों का विलय करने का निर्णय लिया है। रेल बजट का आम बजट में विलय नीति आयोग के पूर्व सदस्य विवेक देव राय की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों और किशोर देसाई के साथ विवेक देव राय द्वारा रेल बजट से मुक्ति पर अलग से लिखे गए पेपर पर आधारित है। रेलवे बजट को आम बजट से अलग पेश करने की परंपरा 1924 में शुरू की गई थी। यह उपबंध एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर आधारित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति या कार्यान्वयन से है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और उनके क्रियान्वयन से संबंधित है। नीतियां विधायिका द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, जबकि उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन होता है? निर्वाचित सरकार शामिल होता है। पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहाँ 1971 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की स्थापना की गई। एम.एन. वेंकटचलैया आयोग भारत सरकार द्वारा संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC का गठन 2 फरवरी 2000 को भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में रिपोर्ट किया गया था। आयोग ने 31 मार्च 2002 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की। इस समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रधानमंत्री को इस प्राधिकरण के दायरे से बाहर रखा जाए। A.S. आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो यह है भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये पहला क्वेश्चन है, पहले का है 67 बीपीएससी का, तो इसलिए ये उतना वो नहीं है। यहाँ ये नोट पढ़िए कि जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है। उनकी सेवानिवृत्ति की निर्धारित तिथि है 9 फरवरी 2027। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह 1953 में है। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई। इस सेवा की स्थापना 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्भव के बाद की गई थी, क्योंकि सरकार ने महसूस किया कि धन की कमी के कारण इस कार्यक्रम को पूरे भारत में सफलतापूर्वक लागू नहीं किया जा सकता। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विकास सेवा की कार्य क्षमता की जांच करने और आगे का रास्ता सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पंचायती राज प्रणाली की नींव पड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये देखिए क्या है, यह है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अब देखिए व्याख्या क्या दिया हुआ है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का कार्य यह जांच करना और सदन को रिपोर्ट करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित विनियम, नियम, उपनियम, योजना आदि बनाने की शक्तियों का ऐसे प्रत्यायोजन के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। और अधीनस्थ विधान संबंधी समिति में संबंधित सदन से 15 सदस्य शामिल होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। पहली बार इस समिति का गठन 1953 में किया गया था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। और मूल रूप से आर्टिकल 19 में 7 अधिकार शामिल थे। भारतीय निवासियों को आर्टिकल 19(1)(f) के तहत अपनी संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने और बेचने का अधिकार दिया गया था, इसलिए यह एक मौलिक अधिकार था। फिर भारतीय संविधान में 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 के तहत क्या किया गया
इसको समाप्त कर दिया गया और इसके प्रावधानों को आर्टिकल 300A के रूप में शामिल किया मैंने, संपत्ति के अधिकार को। इसने भारत में संपत्ति के अधिकार की प्रकृति को मौलिक अधिकार से बदलकर विधिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। छात्रों को अनुच्छेद 300 और अनुच्छेद 301 के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यह भ्रम पैदा करता है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। के बाद क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था नहीं है? तो क्या है, स्वायत्तता, जन भागीदारी, स्थानीय समुदाय में अविश्वास पैदा करना, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। इसका क्या होगा देखिए, इसमें भ्रम पैदा करना ही नहीं होगा। दिए गए विकल्पों में से स्वायत्तता, जन भागीदारी, स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं, भ्रम पैदा करना नहीं है, इसलिए वो गलत है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य शासन की एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें नागरिकों को चुनावों, उसके बाद क्या है, शिकायत निवारण बैठकों और अन्य लोकतांत्रिक साधनों के उपयोग के माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का अधिकार है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है और बड़े निर्णय लेने और समुदाय को सीधे प्रभावित करने में नागरिक या जन भागीदारी के स्तर को भी बढ़ाता है। ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जैसे उल्लेखनीय अधिनियम पारित किए गए, जिन्होंने ब्रिटिश शासन प्रणाली को आकार दिया। अब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 देखिए क्या है, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है। इस कानून के अनुसार भारतीय सरकारें किसी भी ऐसे कानून को लागू नहीं कर सकती जो किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता हो। सिविल राइट्स एक्ट का अर्थ है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाला अधिकार। इसके प्रमुख प्रावधान है देखिए, धार्मिक अक्षमताओं को लागू करने के लिए दंड, सामाजिक अक्षमताओं को लागू करने के लिए दंड, अस्पतालों आदि में किसी व्यक्ति को भर्ती करने से इनकार करने के लिए दंड, माल बेचने या सेवाएं देने से इनकार करने के लिए दंड और अस्पृश्यता से उत्पन्न अन्य अपराधों के लिए दंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो क्या है, अनाज का निर्यात। ये खाद्य प्रबंधन में अनाज का निर्यात नहीं आता है। खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों से लाभकारी मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण, खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव, खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और भंडारण का काम करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) है। इसकी स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई है। अब देखिए इसमें क्या है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? तो ये सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के संबंध में है। इसका क्या है कि इंदिरा साहनी वाद मंडल आयोग के मामले के रूप में प्रसिद्ध है और इसने कुल आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई थी। पहला पिछड़ा आयोग 1953 में स्थापित किया गया था, जिसे केलकर आयोग के नाम से जाना जाता है। दूसरा पिछड़ा आयोग 1979 में विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, जिसे मंडल आयोग की सिफारिश में के रूप में जाना जाता है, जिसने ओबीसी के 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयुक्त आरक्षण भारत की आबादी के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस फैसले ने क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की और यह भी कहा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होना चाहिए और इसे पदोन्नति तक नहीं बढ़ाना चाहिए, मतलब कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। इंदिरा साहनी मामले की 9 न्यायाधीशों की पीठ को मंडल आयोग मामले के रूप में जाना जाता है। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा दिया।
इसमें देखिए एग्जाम पॉइंटर्स क्या क्या है। संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम कब था? 2019 में। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पिछले चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत मत या वोट प्राप्त होना चाहिए? तो ये देखिए क्या है, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध मत का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध मत का 4%, 2 राज्यों में वैध मतों का 15%, या आधे से अधिक राज्यों में वैध मत का 6%, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल घोषित करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A द्वारा अधिनियमित किया जाता है। एक दल को चुनाव आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताओं में से कम एक को पूरा करे। यदि वह लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किसी 4 या अधिक राज्यों में हुए वैध मतों का 6% प्राप्त करता हो और इसके अतिरिक्त यह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता हो, या यदि वह आम चुनाव में लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हों, या क्या है, यदि इसे कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इतना पॉइंट, इतनी चीजें होनी चाहिए किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए। एग्जाम पॉइंटर्स देखिए क्या क्या है। क्रम संख्या, दल का नाम और दल का दो निशान है। पहला है भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, इसको मार्क्सवादी भी बोलते हैं, इसका है हथौड़ा, हंसिया और सितारा। आम आदमी पार्टी, झाड़ू। बहुजन समाज पार्टी, हाथी। नेशनल पीपुल्स पार्टी, किताब। आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी है, ठीक है। व्याख्या इसका देखिए, आयोग द्वारा जब यह प्रश्न पूछा गया था उस समय आम आदमी पार्टी एक राज्य पार्टी थी, लेकिन वर्तमान में यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन सहयोगियों द्वारा 2011 के भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, ठीक है, जिसे अन्ना आंदोलन के नाम से जाना जाता है, के बाद की गई थी। वर्तमान में इस पार्टी की केवल एक राज्य में सरकार है, पंजाब में। पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। यह गोवा में भी एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है। किसी पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताओं में से कम एक को पूरा करता हो। क्या क्या है? यदि उसका पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट शेयर हो तथा इसके अतिरिक्त उसके कम से कम 2 विधायक हों, या क्या है, यदि उसका पिछले लोकसभा चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का 6% वोट शेयर हो, या तथा इसके अतिरिक्त उस राज्य से कम एक सांसद हो, या यदि उस दल ने पिछले विधानसभा चुनाव में 3% सीटें या 3 सीटें जो भी अधिक को प्राप्त की हों, या यदि वह संबंधित राज्य से लोकसभा के लिए आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उससे उसके किसी खंड में से एक सीट जीतता हो, या यदि उसने पिछले विधानसभा चुनाव या राज्य में हुए लोकसभा चुनाव में से कुल वैध मतों का कम से कम 8% प्राप्त किया हो। हाल ही में क्या है, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई क्योंकि इसने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में लगभग 13% वोट शेयर और 5 सीटें हासिल की, जिससे यह 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में राज्य पार्टी बन गई है। वर्तमान में देश में केवल 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से हैं? तो भाजपा, कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी और सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, और नवीनतम दल यही है, आम आदमी पार्टी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसमें ई है, बहुत सारे ऑप्शंस क्या हैं। शैक्षणिक सुधार सुविधाएं प्रदान करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, राजनीतिक प्रशिक्षण, गांव में योजना बनाने में मदद करना। तो स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत में शुरू किया गया पहला बड़ा विकास कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की भागीदारी से
ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना था। विकास के तत्व हैं क्या क्या? सामान्यतः खेत, घर, सार्वजनिक सेवा और ग्राम समुदाय। विशेषतः कृषि और पशुओं का संवर्धन, लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार लाना। तो देखिए इसमें जीवन स्तर भी है, शैक्षणिक सुविधाएं भी हैं, योजना बनाने में मदद है, तो इसलिए ये एक से अधिक है। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो यह है समवर्ती सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारत के संविधान में दी गई समवर्ती सूची, जिसको सूची 3 में प्रविष्टि 17 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसका अर्थ है कि इस विषय पर राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकारों द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किया गया है। 7वें अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी? तो संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची उन विषयों की श्रेणी है जिसके अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। इसमें कौन कौन सा विषय आता है? तो रक्षा है, विदेशी मामले है, रेलवे है, बैंकिंग आदि शामिल है। और संघ सूची में मूल रूप से पहले 97 विषय थे, अब 98 विषय हैं। राज्य सूची उन विषयों की श्रृंखला है जिसमें क्या होता है? राज्य कानून बना सकता है। इसमें क्या क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल और जुआ आदि इस सूची में आते हैं। इसमें मूल रूप से 66 विषय अभी पहले थे, अभी वर्तमान में 59 विषय हैं, 59। और समवर्ती सूची में क्या है कि संघ और राज्य सरकारें दोनों द्वारा विचार किए जाने की शक्तियां हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे निवारक, निरोध, विवाह और तलाक, दिवालियापन, वन, ट्रेड यूनियन, स्टाम्प शुल्क आदि। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। फिर क्या है? निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो यह बीपीएससी ने दिया था कि डी 1987। लेकिन ज्यादा सटीक ई क्यों है? देखिए, सरकारी आयोग की संस्तुतियों में अधिकांशतः लागू की जा चुकी हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय 1990 में गठित अंतर्राज्यीय परिषद है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के संविधान के आर्टिकल 263 के तहत 28 मई 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। तो इसलिए इसमें 1990 कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन इसका बीपीएससी ने डी दिया था 1987। 1990 के राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की गई थी। अन्य केंद्र राज्य संबंधी समितियां हैं राजमन्नार समिति 1969, प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और पूंछी आयोग 2007। अब इसमें क्या है कि आदर्श रूप से उत्तर विकल्प ई होना चाहिए, क्योंकि सरकारी आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी 1600 पृष्ठों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन आयोग ने 1987 माना है। ज्ञात हो कि सरकारी आयोग का गठन 1983 में न्यायमूर्ति आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में किया गया था। इस 3 सदस्यीय आयोग के अन्य सदस्य वी शिवारमन और डॉक्टर एस आर सेन थे। अब एग्जाम पॉइंटर्स में और क्या क्या है देखिए। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद को राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और सलाह देने या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हित वाले विषयों की पड़ताल तथा विमर्श करने का अधिकार है। किसको है? अंतर्राज्यीय परिषद को, आर्टिकल 263। यह इन विषयों पर नीति और कार्यवाही के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें भी करता है। राज्यों के सामान्य हित के मामलों पर विचार विमर्श करता है, जिसे इसके अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। इसका गठन कब हुआ था? राष्ट्रपति यदि किसी भी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो ऐसी परिषद का गठन करता है। उन्हें ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करने का भी अधिकार है। गठन देखिए, राष्ट्रपति यदि किसी भी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है, तो वो ऐसी परिषद का गठन करता है। उन्हें ऐसी परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति
और इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित करने का भी अधिकार है। संरचना देखिए, परिषद में शामिल कौन कौन है? प्रधानमंत्री है, अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री उसके सदस्य होते हैं, और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए गए कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। ज्ञात हो कि यह एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका उद्भव भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 से हुआ है। यह केवल एक सलाहकारी निकाय है जिसकी केंद्र या राज्य पर कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए अक्सर इसकी सिफारिशों को केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। मतलब क्या है, ये सिर्फ सलाहकारी निकाय है, बाध्य नहीं है केंद्र या राज्य इसकी सिफारिशों को मानने के लिए। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसका राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक यानी कि 68, यानी इस 4 ऑप्शंस में से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, इन चारों में सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 68 हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल में 60, मणिपुर में 60 और मेघालय में 60। हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होता है जिसमें राज्यपाल और विधानसभा शामिल होते हैं। जिन राज्यों में 2 सदन होते हैं वहाँ क्या होता है? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी, ये इसमें क्या है, द्विसदनीय है जिसमें विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। ठीक है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। इसका ज्यादा सटीक होगा, देखिए क्या होता है, वरीयता क्रम कैसे होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी हैं, तो देखिए इसमें क्या है, वरीयता क्रम सबसे पहले राष्ट्रपति का होता है, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर प्रधानमंत्री का, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति का, फिर उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आते हैं फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, अब लेकिन अब पद मौजूद नहीं है वर्तमान में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फिर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, फिर भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, फिर भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल देशों के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत और उच्चायुक्त, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री जब वे अपने अपने राज्य से बाहर हों, राज्यों के राज्यपाल जब वे अपने अपने राज्य से बाहर हों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर उपसभापति राज्यसभा के, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष, केंद्र एवं राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, फिर उपराज्यपाल अपने अपने केंद्र शासित प्रदेशों में, जनरल या उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष, भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत और पूर्णाधिकारी मंत्री, फिर राज्य विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने अपने राज्यों में, फिर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने क्षेत्राधिकार में। तो आदर्श रूप से उत्तर विकल्प ई होना चाहिए क्योंकि तीनों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक महालेखा परीक्षक समान वरीयता क्रम 9A में है। ठीक है, इन लोग में से कोई ऊपर नीचे नहीं है, तीनों का वरीयता क्रम समान ही था। निम्नलिखित में से कौन भूमि अभिलेख रिकॉर्ड अधिकारी है? तो इसको पटवारी बोलते हैं। पटवारी शब्द का इस्तेमाल उपखंड या तहसील स्तर पर भूमि रिकॉर्ड अधिकारी के रूप में किया जाता है। वह गांव और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वह राजस्व संग्रह प्रणाली में वरीयता के अनुसार सबसे निचले पायदान का राज्य अधिकारी है। पटवारी के कर्तव्यों में गांव में उगाई जाने वाली सभी फसलों का रिकॉर्ड रखना, सभी भूमि और उनके स्वामित्व का अद्यतन रिकॉर्ड रखना शामिल है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो यह 42वां संविधान संशोधन से। ये 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसने संविधान में प्रस्तावना सहित कई बदलाव किए, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, और संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य में बदल दिया गया, और राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, लेकिन उसके अधिकांश आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस उद्देश्य के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज घोषणा आधिकारिक रूप में से लागू की गई तथा पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित कुछ और तथ्य क्या है? इसने भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े। आर्टिकल 51 ए, इसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण आर्टिकल 323 ए की अवधारणा प्रस्तुत की। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दी। 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से परे कर दिया गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में नीति निर्देशक तत्व की मूल सूची में 3 नए तत्व आर्टिकल 39 ए, आर्टिकल 43 है और आर्टिकल 48 ए जोड़े गए। व इसके अलावा आर्टिकल 39 में एक खंड और जोड़ा गया: बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने का अवसर और सुविधाएं प्रदान करना। 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया: शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। अब नोट देखिए क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना संविधान के आर्टिकल 323 ए के तहत संघ या सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरणों के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों के निपटारे के लिए की गई। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो कब? 26 नवंबर को। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में अधिसूचित किया। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में भी है। एग्जाम पॉइंटर्स क्या है? 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू कर दिया गया था। भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। लेखानुदान बना है क्या है? बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान एक विशेष प्रावधान है जिसके द्वारा सरकार नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट जारी नहीं होने या चुनाव होने और कार्यवाहक सरकार होने पर धन निकालने के लिए संसद का वोट प्रयोग करती है। यह 2 महीने के लिए वैध होता है। आमतौर पर वोट ऑन अकाउंट या लेखानुदान केवल 2 महीने के लिए लिया जाता है, लेकिन इस चुनाव वर्ष के दौरान या जब तक अनुमान लगाया जाता है कि मुख्य मांग और विनियोग विधेयक में से 2 महीने से अधिक समय लगेगा, तो क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट 2 महीने से अधिक की अवधि के लिए भी हो सकता है। लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 116 के अनुसार लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए अग्रिम अनुदान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाता है। यह आमतौर पर 2 महीने तक वैध होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 206 राज्य विधानमंडल में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट से संबंधित है। ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके प्रावधानों के अनुसार किया जाता है? तो जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। राजनीतिक दलों का पंजीकरण क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली संस्था है। संविधान का आर्टिकल
324 भारत की चुनाव आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई। प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। सुश्री विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। श्रीमती प्रोफेसर अप्सरा मिश्रा बिहार राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब एग्जाम पॉइंटर्स देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। कार्यकाल अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे। इसको इन लोग को पदच्युत करने का प्रावधान केंद्र सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है यदि अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य दिवालिया घोषित हो या अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न हो या कार्य करने से मना कर दिया या कार्य करने में असमर्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अपने पद का इस तरह दुरुपयोग किया हो कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर हो, किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक अधमता से संबंधित हो। किसी भी व्यक्ति को तब तक पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति के मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय क्या है प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत को अपनाया है? तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब देखिए ये केस का क्या है। भारत के सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश के.एस. राव ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में संभावित अधिनिर्णय यानी या प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत का उपयोग किया था। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग के सिद्धांत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अमेरिकी न्यायिक प्रणाली से। इसमें कहा गया कि किसी विशेष मामले में लिया गया निर्णय केवल भविष्य में लागू होगा और किसी भी पिछले निर्णय पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या है, मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने संविधान के मूल ढांचे को सुरक्षा प्रदान की। इसके अलावा मौलिक संरचना के सिद्धांत की पुष्टि की गई और न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों एवं राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों के सामंजस्य के संबंध में इसकी व्यापक व्याख्या की गई। केहर सिंह बनाम भारत संघ। इस मामले में कहा गया कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति पूरी तरह से न्यायिक क्षेत्र में आती है और अदालत द्वारा न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। ये क्या है, चंपकम दोराईराज बनाम मद्रास राज्य मामला। यह मामला मौलिक अधिकारों की रक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है और यह भी कहता है कि मौलिक अधिकार राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत से बेहतर है। इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण प्रदान करने वाले सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया। इस न्यायिक फैसले के परिणामस्वरूप संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 पारित हुआ और आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया। इसने राज्यों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया। इसके बाद देखिए संवैधानिक प्रावधान में संशोधन का प्रावधान तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में दिया गया है। भारत के संविधान में संशोधन करना राष्ट्र के मौलिक कानून या सर्वोच्च कानून में बदलाव करने की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भारत के संविधान के भाग 20 आर्टिकल 368 में निर्धारित की गई है। यह प्रक्रिया भारत के संविधान की पवित्रता निश्चित करती है और भारत की संसद की मनमानी शक्ति पर नियंत्रण रखती है। लेकिन देखिए क्या है, संसद के उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। केशवानंद भारती मामला जो 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे।
अब देखिए इस समय प्रमुख समितियां और उनकी अध्यक्षता कौन किया था। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति ये भी जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियां बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्श समिति सरदार पटेल, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई है? तो ये 1949 में। संसदीय समूह एक स्वायत्त निकाय है जिसका गठन 16 अगस्त 1948 को संविधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के उपबंधों के तहत वर्ष 1949 में किया गया था। सभी संसद सदस्य और पूर्व संसद सदस्य भारतीय संसदीय समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। यह समूह विदेशी संसदों के साथ प्रतिनिधि मंडलों, सद्भावना मिशनों, पत्राचार, दस्तावेज आदि के आदान प्रदान के माध्यम से भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। संविधान का कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ? तो नागरिकता चुनाव अनंतिम संसद। नागरिकता चुनाव अनंतिम संसद और अस्थायी प्रावधानों से संबंधित संविधान का प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए जब संविधान लागू हुआ। निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबी अवधि तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है? इनका नाम है पी चिदम्बरम। पलानीअप्पन चिदम्बरम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और वकील हैं जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। चिदम्बरम 4 बार केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। मोरारजी देसाई ने स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया। पी चिदम्बरम ने 9 बजट पेश किए, दूसरे सबसे ज्यादा। लेकिन वित्त मंत्री के तौर पर उनका आखिरी बजट अंतरिम बजट 17 फरवरी 2014 को पेश किया गया था। भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में लागू की गई थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें राज्य और केंद्रीय कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान शामिल किया गया था। भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। वह भारतीय नौसेना, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर है। वो अपनी इस क्षमता में तीनों सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करता है। संसद के अनुमोदन के अधीन युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति स्थापित कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? तो ये आर्टिकल 343 है। संविधान के आर्टिकल 343(1) में प्रावधान है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 343(2) क्या कहता है कि संविधान के लागू होने की तारीख से 15 वर्ष की अवधि अर्थात 25 जनवरी 1965 तक संघ के सरकारी कामकाज में अंग्रेजी के लिए निरंतर प्रयोग का प्रावधान करता है। 343(3) क्या कहता है कि संसद को कानून बनाकर 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के तहत यह भी निर्धारित करता है कि अनिवार्य रूप से कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों जैसे संकल्पों, साधारण आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों या प्रेस विज्ञप्तियों और राजकीय कागज पत्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का उपयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है देखिए उसमें क्या है कि धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ है कि राज्य के सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाए। संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना के अलावा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक उल्लिखित मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रतिबिंबित करता है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ है? तो 2 अक्टूबर 1952 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक एवं मानव संसाधनों का विकास, स्थानीय नेतृत्व और स्वशासी संस्थाओं को बढ़ावा देना, खाद्यान्न एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि करके ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाना, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना,
कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, पेयजल, अस्पताल, सामुदायिक केंद्र तक खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में सुधार के माध्यम से ग्रामीण कल्याण करना था। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया या अपनाया गया था? तो यह संविधान सभा के द्वारा। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 1929 में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज के विचार के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षकारों के अंतरण शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची। आर्टिकल 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू करता है। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद के ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि 5वीं अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षकारों को आदिवासी भूमि का अंतरण शून्य और अमान्य होगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण शून्य और अकृत घोषित किया जा सकता है? तो वही है 5वीं अनुसूची। ये यूपीएससी का है। एग्जाम पॉइंटर से देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। तीसरी अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। आर्टिकल 242(2) से 244(2) से 275(1) तक। 9वीं अनुसूची में क्या है? संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान के भाग 3 के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कुछ अधिनियमों और विनियमों को शून्य घोषित होने से बचाने के उद्देश्य से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आर्टिकल क्या है? 31(b). 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसे संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। बिहार में किस वर्ष गौ हत्या पर कानूनन प्रतिबंध लगाया गया है? तो यह 1955। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 यह बताता है कि गाय और बछड़े का वध निषिद्ध है। संविधान के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों आर्टिकल 48 में यह प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गायों, बछड़ों एवं अन्य दुधारू या वाहक पशुओं की नस्लों का परिरक्षण और संवर्धन के लिए कदम उठाएगा और उनके वध पर प्रतिबंध लगाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के गांधीवादी तत्व के अंतर्गत आता है। 1958 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध कसाईयों के अपने व्यापार या पेशे के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने माना कि जबकि बैलों और भैंसों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध केवल एक निश्चित सीमा तक हो सकता है या उनकी उपयोगिता दूध, वाहक या प्रजनन के लिए पर आधारित हो सकता है। निम्नलिखित में से किसने 2 बार बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो इनका नाम है अखलाकुर रहमान किदवई। अखलाकुर रहमान किदवई एक भारतीय रसायनज्ञ और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा राज्यों के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। वे राज्यसभा के सदस्य थे। उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे। 20 सितंबर 1979 से 15 मार्च 1985 तक और 14 अगस्त 1993 से 26 अप्रैल 1998 तक। अखलाकुर रहमान किदवई के अलावा केसरी नाथ त्रिपाठी ने भी 2 बार अतिरिक्त प्रभार के रूप में बिहार के राज्यपाल का पद संभाला था। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के राज्यपाल रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। ये जो है आरिफ मोहम्मद खान इसके पहले थे। अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन जो है वो बिहार के राज्यपाल हैं।
अब राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। आर्टिकल 161 है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। आर्टिकल 163 क्या है? राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और आर्टिकल 213 क्या है? राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम था महामाया प्रसाद सिन्हा। एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के पांचवें मुख्यमंत्री थे, जो बिहार की पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। वे महाराजा कामाख्या नारायण सिंह और महाराजा कुमार वसंत नारायण सिंह के समर्थक थे। वे अपने राजनीतिक दल जन क्रांति दल के सदस्य थे। वे 1977 में बिहार के पटना निर्वाचन क्षेत्र से भारत की संसद के निचले सदन छठी लोकसभा के लिए चुने गए थे। अब क्या है? 1967 में बिहार में चौथे विधानसभा चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके पहले हुए तीनों चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। चौथे विधानसभा चुनाव में कुल 318 सीटों में से कांग्रेस को 128 सीटों पर विजय मिली। इसके अलावा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 68 सीटें जीतकर दूसरा सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। जनसंघ को 26 सीटें, सीपीआई को 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 18 सीटें, जबकि निर्दलीय को 33 और अन्य को 13 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। चुनाव में सबसे बड़े दल के होने के बावजूद कांग्रेस अंदरूनी कलह का शिकार हो गई। कांग्रेस के सबसे बड़े दल होने के बावजूद तत्कालीन राज्यपाल ने महेश प्रसाद को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, जनक्रांति दल और प्रजा समाजवादी आदि पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के बाद दूसरा सबसे बड़ा दल संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी था। उसके नेता कर्पूरी ठाकर मुख्यमंत्री के पद की दावेदारी बनती थी, लेकिन अन्य पार्टियां तैयार नहीं हुई। ऐसे में जन क्रांति दल के महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर सभी दल सहमत हुए। महामाया प्रसाद मार्च 1967 में बिहार के मुख्यमंत्री बने, जबकि कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में कानून के अनुसार अधिकतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो ये 36। ठीक है। वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा या राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई। संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी और 15% से ज्यादा भी नहीं होगी। मंत्रियों की न्यूनतम सीमा का प्रावधान केंद्र में नहीं लागू है। इसलिए बिहार के लिए अधिकतम मंत्रियों की संख्या 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए क्या है। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में, ये उसमें नहीं है, पांचवी में है। शपथ का प्रारूप तीसरी में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है। अनुसूचित क्षेत्र वाला पांचवी में है और संघ सूची सातवीं अनुसूची में। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से किसका स्थान सबसे निम्न है? तो क्या है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन जो है प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा की ड्राफ्टिंग समिति का सदस्य नहीं थे? तो ये वीटी कृष्णामाचारी नहीं थे। देखिए कौन था? ड्राफ्टिंग मसौदा समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णामाचारी। वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, लेकिन इस विशिष्ट समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों देखिए, टर्कश सीरीज की बुक में जो पॉलिटी का अब जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है बीपीएससी का पूछा हुआ, एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है, जो कि आपके बीपीएससी पीटी या टीआरई एग्जाम या बीपीएससी और जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सबके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।